केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। 57,613 करोड़ रुपए की पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन 57,613 करोड़ रुपयों में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बस सेवा का कोई संगठित ढांचा नहीं है। इससे सीधे तौर पर 45,000 से 55,000 रोजगारों का सृजन होगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत लोगों के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इनमें सुनार, लोहार, नई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं। योजना के तहत तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की गई। तो ये कहा जा सकता है कि अब चेहरे चुनने की तैयारी है और इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टियां प्रत्याशी तय करने की कवायद में जुटी हैं और इसके लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ये बता रही है कि पार्टी अब चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी की बैठक से पहले कल रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति का मंथन हुआ, जिसमें पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए।
इस बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर चर्चा हुई। पार्टी प्रत्याशी का चयन कैसे करेगी, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टिकट की दावेदारी के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन देना होगा। हाँ जी, पिछले समय भी मैंने भी आवेदन किया था, इस समय भी जाकर आवेदन करूंगा। तो ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी ने तय किया है कि जो भी दावेदार हैं, जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के कांग्रेस पार्टी से, वो अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास देंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों पर बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी की बैठक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा और बीजेपी में गुटबाजी के भी आरोप लगा दिए। देखिए, अब ये लोग तो बैठक तो दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है, और ये लोग तो बंद कमरे तक सीमित हैं। अमित शाह जी आते हैं रायपुर, रात को यहीं रुक के चले जाते हैं, सवेरे तक नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब ये लोग सिर्फ जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनके पास गुटबाजी इतना ज़्यादा हावी है, एक दूसरे को अभी तक एक भी नहीं हो पाए हैं। तो इनकी बैठकें सिर्फ बंद कमरे में और बंद कमरे तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित है। अब ये कांग्रेस की अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो वहाँ आवेदन दिए जरूरी नहीं है उनको टिकट मिले। आखिरी में तो कौन निर्णय करेगा, क्या करेगा, आपको भी मालूम है कि कांग्रेस में कैसे निर्णय होते आ रही है। ये तो छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्तर पर उनको जो बोलते हैं ना बच्चे को, जो ये तो उसी प्रकार से ये जो सीधा भीड़ ना लगे और उनके पास ना आए, इसलिए एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। प्रत्याशियों का चयन चुनाव में पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। जिताऊ के साथ ही कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिससे पार्टी में कोई गुटबाजी ना हो। ऐसे प्रत्याशियों की तलाश में पार्टियां मंथन में जुटी हैं। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के तीन मूर्ति भवन परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और जयराम रमेश और पीएम नरेंद्र मोदी की सोच में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस सोचते हैं कि केवल पंडित नेहरू और परिवार ही मायने रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम में सम्मानजनक स्थान दिया। लाल बहादुर शास्त्री को वहां क्यों नहीं मिली जगह? जब सभी प्रधानमंत्रियों को जगह मिल रही है तो यह प्रधानमंत्री स्मृति पुस्तकालय बन रहा है। नहीं, देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना कर रहा है? किसी चीज़ को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी, और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या? You know, it's a pity that it came to this. I think that the idea of expanding what the building showcases to accommodate other prime ministers is an unexceptionable idea. In fact, it's good to encourage all the students, children, and general members of the public to be aware of the contributions of all prime ministers. I have no difficulty with that. But in the process, it's rather petty to take away the name of the first prime minister who led the interim government, who was prime minister upon independence, who was so far the longest serving prime minister at 17 years. You could have continued calling it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum and Library. You don't have to refuse to add other prime ministers. You can put that, but also keep the original name. This pettiness is unfortunate, and it shows a certain bitterness towards our own historical past.
शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार अपने जीवन काल में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से एक सदस्य बतौर प्रधानमंत्री अगले साल 2024 में दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और देश उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है। साहब से मेरी बातचीत हो गई, कोई फैमिली इशू है, उस बारे में वो बातचीत और मीटिंग की, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक है। महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, पवार साहब का स्थान वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। ये जो बात या जो बातें बाहर आ रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति जताई है, जिसकी जानकारी दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान ने दी है। राखी बिरलान ने के मुताबिक चिट्ठी सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी गई थी और इसकी कॉपी विधानसभा को दी गई थी। राखी ने कहा कि उपराज्यपाल का कहना था कि विधानसभा का सत्र नियमों के मुताबिक नहीं बुलाया जा रहा है। सत्र सान नहीं होता, बल्कि एक सत्र को कई हिस्सों में चलाया जाता है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में आप विधायक सही राम ने पानी की समस्या को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि पानी की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। आप विधायक ने कहा कि साल में 3 या 4 बार जल बोर्ड अपनी डिमांड फाइनेंस के पास भेजता है कि हमें कितना पैसा सीवर के लिए चाहिए, कितना पैसा पानी के रिपेयर के लिए चाहिए, लेकिन फाइनेंस विभाग कोई भी बहाना करके फाइल वापस भेज देता है। साथ ही कहा कि जो लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती है, उन्हें मैं बता दूं, सरकार ने पिछले 7-8 सालों में बहुत काम किया है। पैसे की कमी नहीं है, ना बजट की कमी है, मगर अलग अलग षड्यंत्रों के तहत दिल्ली जल बोर्ड के बजट को रोका जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर फंड की कमी करी जा रही है और इससे दिल्ली के जो सामान्य लोग हैं उनके यहाँ पानी की दिक्कतें हैं, सीवर लाइन बदलने की दिक्कतें हैं, नए ट्यूबवेल लगाने हैं, टैंकर्स के लिए पैसा चाहिए होता है, एसटीपी प्लांट्स बन रहे हैं, यमुना को साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी ट्रंक सीवर लाइंस की सफाई का काम है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर सीवर और वाटर लाइंस डालने का काम है। सारे के सारे काम पिछले 1 साल से या तो रुक गए हैं या उनकी गति बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और मेरा मानना ये है कि एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली सरकार के कामों को ठप करने का एक कारण है। दिल्ली में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 205.35 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि यमुना का जलस्तर सुबह 7 बजे खतरे के निशान के नीचे पहुंच गया। वहीं दिल्ली में बाढ़ के खतरे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यमुना के खतरे का निशान 205.33 मीटर है। कल सुबह से सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमान था कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और ये कहा गया था कि पानी बढ़ेगा और अनुमान कल का था कि 205.50 मीटर तक जाएगा। अभी पानी घट रहा है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। देश भर में जहां 77वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं शहीद औरंगजेब के गांव सैलानी में भी आजादी का जश्न मनाया गया। मेंढर सब डिवीजन के तहसील मानकोट के गांव सैलानी के हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांदरबल में जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर मेहरबान स्टेडियम में जिला विकास परिषद की अध्यक्ष नुसरत अशफाक ने तिरंगा फहराया। डीडीसी अध्यक्ष के साथ एसएसपी गांदरबल भी मौजूद रहे। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आजादी मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल ताक्षी, एजीएस बोडांग,
AGS प्रतापपुर में प्रोग्राम, तलबा ने पेश किए कई सकाफती प्रोग्राम। जंस्कार सब डिवीजन में भी देखा गया यौम आजादी का जश्न। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जंस्कार सोनम दोरजे ने तिरंगा लहराया। लद्दाख पुलिस, NCC और तलबा ने मार्च पास्ट में की शिरकत। GMDC जंस्कार ने मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम का किया इनेकाद। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को पेश किया खराज अकीदत। साबिक फौजियों का रिवायती खटकों के साथ प्रोग्राम में किया गया इस्तकबाल। सरहदी गांव मिश्को वादी में यौम आजादी का जश्न। फौज के साथ साथ मकामी अफराद ने जोशो खरोश के साथ प्रोग्राम में की शिरकत। तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। विद्या देवी जिंदर प्रोजेक्ट के तलबा का एक ग्रुप लद्दाख में। अपने दौरे के दौरान ये तलबा लेह में तामीर कर रहे हैं बैतुल खला। साबा शहर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 3 में एक नौजवान की मुश्तबा मौत। लवाहिकीन ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के मरकजी चौक को किया जाम। मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी यौम आजादी का जश्न। जिले के सभी सब तहसील हेडक्वार्टरों और म्युनिसिपल इलाकों में लहराया गया तिरंगा। यौम आजादी के मौके पर बरवाल एथलीट क्लब कठुआ के मेंबरान शहर में निकाली तिरंगा यात्रा। इस यात्रा में नौजवान 120 फीट लंबा तिरंगा लेकर निकले। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न। अटारी वाघा सीमा पर BSF ने पाक रेंजर्स को स्वतंत्रता। खबर शिमला से, जहां कुछ और मकानों के धराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। समर हिल और कृष्णानगर इलाके में जहां सोमवार और मंगलवार को भूस्खलन हुआ, वहां कई घर जमींदोज हो सकते हैं। लिहाजा प्रशासन ने वैसे मकानों को खाली करा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इन्होंने नवा बनाया शिकार हल्ले 14 अगस्त से पहाड़ों की रानी शिमला में पहाड़ों के दरकने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी और कितनी तबाही मचाएगा, ये सोचकर शिमला वाले लगातार खौफ में जी रहे हैं। तीन दिनों में भूस्खलन से शिमला में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मंदिर सहित 12 से ज्यादा घर जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन जमींदोज होने वाले घरों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ दरकने से कई घरों की बुनियाद खिसक चुकी है, जो कभी भी मिट्टी छोड़कर मलबे में तब्दील हो सकते हैं। ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है। और उसके साथ लगता जो MI का इलाका है पास में, वहां पर स्थिति देखिए किस तरह की बनी है। अब यहाँ पर भी कुछ मकानों को खतरा यहाँ पर हो गया है। जरा यहाँ पर सड़क में देखिए दीवारें, दरारें देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह स्थिति अब बनी है और खतरा अब लगातार जो है बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस खतरे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये भवन असुरक्षित है और इस भवन को खाली किया गया है। और यहाँ से साथ में जो बिल्डिंग है आपको यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि सामान किस तरह से अब निकाला गया है। नरेश जी जिनका ये इनके साथ में जो मकान है, उन्होंने ये बताया कि बच्चों को वो पिछले कल रात को किसी अपने परिचित के यहाँ रामनगर में छोड़कर आए हैं। सामान जो है अब यहाँ पर खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम यहाँ समर हिल के साथ लगते MI से दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा आगे हम और चलें, नियति देखिए कि एक क्या है, जो शंकर नेगी और उनका सगा भांजा बताया गया अविनाश नेगी, वो जो है मलबे में दबे हुए हैं शिव मंदिर में। और उनका मकान देखिए, ये ठीक सामने जो है उनका मकान बताया जा रहा है। अब इस मकान को भी खतरा हो गया है। जमींदोज होने के मुहाने पर खड़े इस घर के मालिक शंकर नेगी 14 अगस्त को समर हिल शिव मंदिर पर गिरे पहाड़ के मलबे में दब गए थे, जहां तीसरे दिन मलबा हटाने के दौरान एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस प्रशासन के मुताबिक अब तक 13 शव बरामद हो चुके हैं और करीब 8 शव अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढने का काम लगातार जारी है। एक बेटी बच्ची उनकी फैमिली में
सड़क बेटे उनकी खुद की एक बेटी बची है, पता नहीं वो कैसे, वो दूर थी, शादी हो गई है, बस वो बच्ची पता नहीं वो निशानी छोड़ के क्या करके, बाकी 7 के 7 मेंबर इकट्ठे चले गए सर। 12 बॉडीज रिकवर हो गई हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एक फीमेल बॉडी मिली है जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जो लोकल बता रहे हैं उस हिसाब से हमें 8-9 बॉडीज की और तलाश है। पूरे मिशन में हिमाचल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, BRO, फॉरेस्ट के लोग, NDRF, SDRF, आर्मी सभी लोग लगे हुए हैं। लोकल लोगों की असिस्टेंस भी ली जा रही है। वहीं मंगलवार को कृष्णानगर इलाके में जो मकान गिरे थे, उनके मलबे से बुधवार को 2 लोगों के शव बरामद किए गए। पहाड़ दरकने के चलते यहाँ भी कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें खाली कराकर 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं टोलैंड इलाके में अर्बन डेवलपमेंट निदेशालय के भी धाराशायी होने का खतरा दिखाई दे रहा है, जिसे प्रशासन ने खाली करा लिया है। कपिल ठाकुर और राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।